हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से मेरा मतलब है भाई पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर कर दिया, क्योंकि आपका पूरा बोर्ड का एग्जाम एनसीईआरटी से बनता है। मतलब अगर आप ये एमसीक्यू फॉलो कर लेते हैं, इसके बाद आपको कहीं और एमसीक्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। ज्योग्राफी की जो पूरी सीरीज आई है, ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट की जो पूरी सीरीज आ रही है, उन्हें पूरा एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में भी और एमसीक्यूज में भी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसमें सारे एमसीक्यू हम कवर कर रहे हैं। आपके स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, सिंपल एमसीक्यू, केस स्टडी सब हम कवर करेंगे। हमने एक काम क्या किया है, जो हमारे सिंपल एमसीक्यू होते हैं ना, उनको वन वर्ड फॉर्मेट दिया है। उससे क्या होता है, ड्यूरेशन भी वीडियो कम हो जाता है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, तो बिल्कुल फॉलो करिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया या फिर आपने हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया, नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए, आई बटन में डाल दूंगा। उसके बाद आप ये एमसीक्यू वाली वीडियो करते हैं, आपको फुल स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना है, लेकिन वो भी नहीं बताऊंगा। पहले कुछ एमसीक्यू हम करते हैं, उसके बाद वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच जनरेट इनकम आर नोन एज डैश एक्टिविटीज। तो जो इनकम जनरेट करती है उनको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड डैश एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है और आंसर भी अच्छे से देखना है, क्योंकि हो सकता है इनमें से कहीं पर डैश लग कर आ जाए, इनमें से किसी का नाम पूछ लिया जाए। तो इसका हमारा आंसर है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। फिर हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग आर। तो भाई ये कौन सी एक्टिविटीज है हमारी, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। फिर इसके बाद भाई प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डैश, इन्वायरमेंट, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा इन्वायरमेंट, डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है ये। फिर इसके बाद पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड डैश ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ये भी हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। इसका आंसर है हमारा रेड कॉलर वर्कर्स। अब इसके बाद फिर द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स सब्सिस्टेड ऑन। तो हमारा ए है एनिमल्स विच दे हंटेड, बी है द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, फिर बोथ ए एंड बी और फिर नन ऑफ द अबव। आप सबको इसका आंसर पता होगा, बोथ ए एंड बी। अब इस साइड में क्या बॉक्स है भाई, आपके रिवीजन के लिए, अगर आप इसको पढ़ लें तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद मेनी स्पीशीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू। तो भाई इलीगल हंटिंग की वजह से। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है कि इलीगल हंटिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोचिंग बोलते हैं। ये भी आ सकता है कि पोचिंग का मतलब क्या होता है, तो पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग होता है। तो क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छे से आपको इसमें देखना है। फिर इसके बाद द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विग्स और एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। ये क्वेश्चन में ही मैंने आंसर डाला है, क्योंकि पूरा एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है। तो ये तीन नाम भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। उसके बाद गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टेटमेंट वाला आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं है। तो पहला दिया हुआ है, मैनी स्पीशीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। हमने अभी इसको पढ़ा, मतलब सही है। द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल मेड ऑफ स्टोन, ट्विग्स और एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वर लिमिटेड। ये भी हमने अभी पढ़ा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है। फिर इसके बाद भाई अब जो मेन बात मुझे इस चैप्टर की करना है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर छोटा है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा बन सकते हैं। एमसीक्यू के नंबर कम रहेंगे, लेकिन अगर हम एक डीप वे में बात करते हैं तो एमसीक्यू का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसको अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हंटिंग एंड गैदरिंग का। एक ही टॉपिक है, इससे कितने एमसीक्यू आने के चांसेस है बोर्ड एग्जाम में? इस टॉपिक से एक आएगा, दो आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाले। लेकिन भाई इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि एक एमसीक्यू आएगा, दो आएंगे, तो पूरी बुक में आपको एक दो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज, प्रैक्टिस फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, requires a small amount of capital investment, operates at very low level of technology, the yield per person is very low, primitive human society was completely dependent on wild animals। इतने सारे पॉइंट बन सकते हैं। अब क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, या तो इनमें से कोई एक पॉइंट उठाकर दे दिया जाता है, बोला जाता है कि किस टॉपिक का पॉइंट है, या हो सकता है आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, बोले जाएंगे हंटिंग एंड गैदरिंग में से इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं कौन से गलत है। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो भाई अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक के फुल स्कोर करना है एमसीक्यू में, तो टॉपिक का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे और बॉक्सेस भी मिलेंगे। और बॉक्सेस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आया है, आई बटन में ऊपर डाल दूंगा चैप्टर का, पूरा डिटेल एनसीईआरटी हमने कराया, मतलब कुछ भी स्किप नहीं किया, तो फिर से रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर ये बॉक्सेस आपसे नहीं बनते हैं तो एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। अभी आगे आपको
आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो देखिए ये जगह है जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। उसका कुछ और पॉइंट भी है। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कमर्शियल। तो ये पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग हैज बिकम, तो हमने अभी पढ़ा कमर्शियल, तो देखिए बीच से एक लाइन निकल कर आ गई, तो पूरा पैराग्राफ का नॉलेज होना आपको जरूरी है। फिर इसके बाद डू यू नो वाला हमारा क्वेश्चन आता है, मैंने इसमें डाल दिया है। ये आ सकता है द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द चूइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन, इट इज कॉल्ड चीचले, याद रखिएगा। इट इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ सपोता ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर मैंने फिर स्टेटमेंट डाला है और आंसर भी यही बोल्ड में लिख दिया है। यहाँ पर हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो भाई बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेंगे। तो फिर हमारा ये सिंथेटिक फाइबर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्हाई प्रोडक्ट्स ऑफ गैदरिंग कैन नॉट कम्पीट इन वर्ल्ड मार्केट। तो इसका आंसर हमारा यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेस प्राइस सिंथेटिक प्रोडक्ट। जैसे बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर से स्टेटमेंट आता है, इसके भी क्वेश्चन आगे हम देखेंगे बहुत सारे। डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड ईदर एट द सब्सिस्टेंस और एट द कमर्शियल लेवल। तो ये एक स्टेटमेंट आती है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब भाई जैसे देखिए नोमैडिक हर्डिंग का हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो सब आपको बता दिया, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म, दो नाम हमको पता चले। इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो आपको पता होना चाहिए अगर नोमैडिक हर्डिंग में ऑप्शन है तो ये सही होगा। इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। तो देखिए पूरा एनसीईआरटी पैराग्राफ को शॉर्ट करके बोल्ड में हमने डाला है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं आगे अभी हम देखेंगे। पेस्टोरल नोमैडिज्म, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीजन की बात करिए, इसके बारे में हमने बात करी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आता है माउंटेन्स रीजन सच एज हिमालयाज, गुज्जर्स, भाकरवाल एक्सेट्रा माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पेस्चर्स इन विंटर्स। ये आप पूरा एक बार देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए आ गया, each community occupies a well identified territory as a matter of tradition. Above mentioned line is an important characteristic of which of the following activity। अभी इस क्वेश्चन में चलिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है, हो सकता है कोई और पूछ ली जाती। तो भाई आपको पूरा पैराग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है। मैं चाहता तो पैराग्राफ में 10 पॉइंट है तो 10 एमसीक्यू बना देता, वीडियो 2 घंटे की बन जाती, इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि वो आपसे या तो पहले से बन रहा होगा, नहीं बन रहा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आई होप आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा। अब आगे इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो भाई इसका हमारा आंसर है नोमैडिक हर्डिंग। इसके बाद the number of pastoral nomads had been decreasing and the areas operated by them shrinking. This is due to imposition of political boundaries, new settlement plans by different countries, both A and B, none of the above, both A and B इसका हमारा आंसर है। Commercial livestock rearing, इसको पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, परमानेंट रेंचेस पर प्रैक्टिस करी जाती है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। उसके द प्रैक्टिस ऑफ नर्चरिंग द एनिमल्स फॉर फूड एंड फॉर अदर ह्यूमन यूजेस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इसके बाद dash is practiced under multiple combination of physical and socio-economic condition which give rise to different types of agricultural system। इसका हमारा आंसर है एग्रीकल्चर। फिर इसका dash is one in which the farming areas consume all or nearly so of the products locally grown। इसका आंसर है हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये भी अभी हमने देखा, पूरे बॉक्सेस में कवर किए हैं ना हमने। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक प्रिमिटिव और एक इंटेंसिव। इसके बाद डैश एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स इन ट्रॉपिक्स स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका आंसर है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। फिर इसके बाद प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ मैंने पूरा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज प्रिवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स, आपको नेम्स पता होना चाहिए। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, लदांग इन इंडोनेशिया, मलेशिया। ये नाम आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो याद रखिएगा, ये सब आपको खुद से देखना है। ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में किया तो हम ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे ना। या इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का दिया हुआ है। फिर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। फिर इन दोनों के यहाँ पर मैंने बॉक्सेस डाल दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में एनसीईआरटी कर दिया है। ये पहला बॉक्स है, फिर ये दूसरा बॉक्स है, इसको आप पढ़ लेंगे, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। फिर इसके बाद भाई हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कौन से नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे जब भी बनेंगे जब आपको एनसीईआरटी का नॉलेज है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ डाल दी हैं। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, टी गार्डन्स का दिया हुआ है। सम कॉफी फेजेंडास इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस, तो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये सब, ये आप पूरा देख लीजिएगा। फिर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन यहाँ
पर पूरा दिया हुआ है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। उसके बाद फिर डेयरी फार्मिंग का हमने यहाँ पर पूरा डाल दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सी ऐसी चीज है जहां पर नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि ऑफ सीजन हमें नहीं देखने को मिलता है, हाई लेबर इंटेंसिव है, हाई कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको पता होना चाहिए हम भाई डेयरी फार्मिंग की यहाँ पर बात करें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हल्का सा घुमा फिरा के। उसके बाद भाई डेयरी फार्मिंग का आप देख लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन, डैश एम्स फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसका आंसर है हमारा डेयरी फार्मिंग। इसके बाद मेडिटेरियन एग्रीकल्चर आप देख लेना, बहुत इजी है। उसका डैश और ग्रेप कल्टीवेशन स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, तो भाई ये विटीकल्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद भाई देखिए अब ये पैराग्राफ आता है, अब इसमें ना ये सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स, मतलब एनसीईआरटी के पैराग्राफ से बीच से एक लाइन निकाल दी। थोड़े से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको पॉज करिए, एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा, है ना। फिर मार्केट गार्डनिंग एंड डैश स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर्स सोनली फॉर द अर्बन मार्केट, तो इसका आंसर है हमारा हॉर्टिकल्चर। इसके बाद मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर का यहाँ सब मैंने डाल दिया है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नोन एज, तो इसका आंसर है ट्रक फार्मिंग। देखिए बॉक्स मैंने मालूम है ज्यादा डाले, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि मुझे वीडियो बनाने में आलसी आ गई, ड्यूरेशन बनाने में आलसी आ गई, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। या तो मैं वो बॉक्स डालता या वही बॉक्स के मैं 10 एमसीक्यू बनाता, तो वो बात एक ही होती। तो टाइम बचाने के लिए मैंने बॉक्स किया, आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने चैप्टर अभी अभी पढ़ा होगा तो उनको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो देख लीजिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ट्रक फार्मिंग ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल सही है, फैक्ट्री फार्मिंग रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल सही है, मार्केट गार्डनिंग ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स सही है, विटीकल्चर रियरिंग ऑफ फिश, अभी हमने विटीकल्चर पढ़ा था, ये तो नहीं होता है भाई, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ग्रेप कल्टीवेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स एंड द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट, दोनों एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील आर नोन एज, अभी हमने कॉफी प्लांटेशन का इतना बड़ा पैराग्राफ देखा, उसमें एक लाइन मैंने जानबूझकर पढ़ी थी जिससे आपको आइडिया लगे। हमने अभी देखा था कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में हम क्या बोलते हैं, उनको फजेंडास नाम से ये जाने जाते हैं। उसके बाद इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग अ मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज, तो भाई ये फैक्ट्री फार्मिंग हमारा आ गया है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल सुपर पावर हैड अ मोनोपोली ओवर शुगरकेन प्लांटेशन इंडोनेशिया, अभी आपको रीजन भी पता होना चाहिए किस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है और वहां पर कौन का मतलब पावर रहा है, कौन उसको ओन करता है उन एरियाज को, तो ये आपको अभी पैराग्राफ में हमने पूरा देख लिया पीछे। इसका आंसर है हमारा डच। तो इसके बाद ये लाइव स्टॉक रिलेटेड आ गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग आप पढ़ लीजिएगा। ये कलेक्टिव फार्मिंग आ जाता है, देखिए द मॉडल ऑफ कोलखोज यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद माइनिंग, अब माइनिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो ये आप पढ़िएगा। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स माइनिंग एक्टिविटी, फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट सही है, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड फॉर द मिनरल टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी सही है, बोथ 1 and 2 इसका आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मेंशन वन फैक्टर ऑन विच द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग डिपेंड्स ऑन, तो प्रॉफिट किस में देखने को मिलता है भाई, इसका आंसर है फिजिकल फैक्टर्स। फिर मेथड्स ऑफ माइनिंग, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस, द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, तो ये भी अच्छे से पढ़िएगा ना। अब सरफेस माइनिंग देख लेंगे आप, देखिए सरफेस माइनिंग का बताता हूँ, ओपन कास्ट माइनिंग ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इजीएस्ट एंड चीपेस्ट, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। द ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड द डेस्ट, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, चीपेस्ट हमने अभी पैरा में पढ़ा, तो चीपेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अंडरग्राउंड माइनिंग, फिर यहाँ पर आप पूरा इसको देख सकते हैं, दिस मेटल इज स्टीफ या शाफ्ट मेटल के बारे में दिया गया है कि वेयर द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड ब्रैकेट शाफ्ट माइनिंग हैज टू बी यूज्ड। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, अभी हमने प्लांटेशन का देखा भाई, वीट उसमें नहीं था, तो मतलब वीट आंसर नहीं है। फिर इसके बाद द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग, तो एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है, आप पढ़िएगा। In which of the following countries cooperative farming was the most successful experiment, तो भाई डेनमार्क में ये मोस्ट सक्सेसफुल हमें देखने को मिला था। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड, भाई इसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट, ये भी अभी हमने पैराग्राफ में देखा, प्लांटेशन। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड, तो अमेजॉन बेसिन में प्रैक्टिस नहीं किया जाता। देखिए क्वेश्चन कितना एक डिफिकल्ट आया है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने वही बॉक्सेस पढ़ लिए एनसीईआरटी का नॉलेज तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपने नहीं पढ़े और आपने सिर्फ कोई एक एमसीक्यू में एक नाम पढ़ लिया, आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि नॉट पूछ लिया गया, राइट, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिट्रस फ्रूट भाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी हमने देखा।
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस हमारा एग्रीकल्चर इसका आंसर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, तो मिक्स्ड फार्मिंग हमारा मोनोकल्चर फॉलो नहीं करता है। इसके असर्शन रीजन जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको पता होंगे, सीधे चलते हैं, जंप करते हैं उस पर। असर्शन है द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश थ्रू फिशिंग एज एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सही है। Many species now become extinct or endangered due to illegal hunting, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ सही नहीं है, तो both A and R true but R is not the correct explanation। फिर अगला असर्शन दिया हुआ है गैदरिंग इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन, हमने अभी पढ़ा दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है भाई, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर एग्री बिजनेस फार्म्स आर लार्ज फार्म्स where large scale production takes place, therefore these farms are mechanized as per the latest scientific technology, तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। फिर इट इज ट्रू दैट डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर मिल्क इन द वर्ल्ड, दिस इज बिकॉज इट इज हाईली कैपिटल एज वेल एज लेबर इंटेंसिव, तो फिर से दोनों सही है और एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लीजिएगा। फिर कलेक्टिव फार्मिंग टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ कलेक्टिव लेबर एंड देयर इज सोशल ओनरशिप मींस ऑफ प्रोडक्शन, सही है। इन कलेक्टिव फार्मिंग ऑफ फार्म इनपुट्स आर प्रोवाइडेड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स, ये तो सही नहीं है भाई, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद केस बेस्ड आता है, सिर्फ एक ही डाला है रीजन, पूरे कवर कर दिए हैं, जो अभी हम एमसीक्यू बॉक्सेस देख कर आ रहे हैं उसमें सब कवर हो गया है। कई क्वेश्चन के आंसर तो आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे केस बेस्ड में, और कुछ के नहीं मिलेंगे, तो हमने सीरीज में पूरे करा दिए। देखिए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सरफेस माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। व्हिच टाइप ऑफ माइनिंग इज द मेथड ऑफ एक्सकेवेटिंग अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल फ्रॉम टॉप डाउन वेयर देयर इज इनिशियली नो एक्सेस टू द बॉटम, शाफ्ट माइनिंग। व्हाई डेवलप्ड इकोनॉमी आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखा हाई लेबर कॉस्ट। व्हिच टाइप ऑफ माइनिंग इज चीपर, सरफेस माइनिंग, ये भी अभी हमने देखा था, कैन रिकवर मोर ऑफ द रिसोर्सेज safer and can use large scale mining equipments offering higher production rates, सरफेस माइनिंग में जाता है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के भाई एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पर आ रही है, बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक आपको करना है, शेयर करना है, कमेंट आपको करना है, बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आगे बहुत सारी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।